कल की वीडियो तक हम लोग पहुंच गए थे आणविक अवनमन स्थिरांक। आणविक अवनमन स्थिरांक तय हो गया था कि किसी विलायक के 100 ग्राम में यदि किसी वैद्युत अन अपघट्य का 1 ग्राम अणुभार खुला हो तो उसके हिमांक में जो अवनमन होता है उस विलायक का आणविक अवनमन स्थिरांक कहलाता है। उसके बाद शब्द आता है मोलल अवनमन स्थिरांक। तो कहा गया कि जब किसी विलेय के 1 ग्राम अणुभार को विलायक के 1000 ग्राम में घोलने पर विलायक के हिमांक में जो अवनमन होता है वह उसका मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। मोलल अवनमन स्थिरांक के आधार पर जब अणुभार की गणना करेंगे तो m बराबर 1000 इंटू k इंटू छोटा w बटे डेल्टा टी इंटू बड़ा W होगा। इन सभी अक्षरों से हम पूर्णतः परिचित हैं। m हमारा विलेय का अणुभार है, छोटा w विलेय का भार है, कैपिटल W विलायक का भार है, डेल्टा टी हिमांक में अवनमन है और जो kf से प्रदर्शित किया है या k से प्रदर्शित करते हैं वो उसका मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। तो इस प्रकार से अणुभार ज्ञात करने के लिए जब एक आणविक अवनमन स्थिरांक के लिए है और एक मोलल अवनमन स्थिरांक के लिए है। अगली हेडिंग हमारी कहती है अपसामान्य अणुभार। अपसामान्य अणुभार हम जानते हैं कि अणुसंख्य गुणधर्मों का उपयोग जो है वो अवाष्पशील विलेय पदार्थों का अणुभार ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अवाष्पशील पदार्थ जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया आदि पदार्थों के अणुभार उनके अणुसूत्रों के आधार पर गणना किए गए अणुभारों के ठीक बराबर होते हैं, परंतु जो पदार्थ विलयन में वियोजित अथवा संयोजित हो जाते हैं उन पदार्थों के अणुभार उनके सामान्य अणुभारों से भिन्न पाए जाते हैं। जैसे बेंजोइक अम्ल C6H5COOH अम्ल का अणुभार उनके सामान्य अणुभार का लगभग 2 गुना होता है। ये संयोजित की बात है, ये संयोजित पदार्थ है। और जैसे वियोजित पदार्थ की बात कहना, सपोज दैट जैसे सोडियम क्लोराइड है, NaCl का अणुभार उसके सामान्य अणुभार की तुलना में लगभग आधा होता है। इस प्रकार प्राप्त अणुभारों को अपसामान्य अणुभार कहा जाता है। अथवा हम यूं भी कह सकते हैं कि जब एक अणुसंख्य गुणधर्म के आधार पर किसी पदार्थ का प्रायोगिक अणुभार उसके सामान्य अणुभार से, सामान्य अणुभार अणुसूत्र के आधार पर जो गणना की जाती है वो उसका सामान्य अणुभार कहलाता है। तो सामान्य अणुभार से अगर भिन्न पाया जाता है तो इस प्रकार के प्रायोगिक अणुभार को अपसामान्य अणुभार कहा जाता है। किसी भी विलयन का परासरण दाब विलयन में विलेय के कणों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है तथा वाष्प दाब में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन परासरण दाब के अनुक्रमानुपाती होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि डेल्टा टी समानुपाती परासरण दाब समानुपाती विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या। डेल्टा टी जो है वो एक अणुसंख्य गुणधर्म को निरूपित करता है, अणुसंख्य गुणधर्म को निरूपित करता है। हम ये भी जानते हैं कि अणुभार व्युत्क्रमानुपाती 1/डेल्टा टी और डेल्टा टी जो है वो विलेय के कणों की संख्या के समानुपाती था, अर्थात अणुभार व्युत्क्रमानुपाती हो गया 1/विलेय के कणों की संख्या। अर्थात हम यूं भी कह सकते हैं कि वह पदार्थ जो विलयन में वियोजित होता है
उसका अणुभार इन विधियों से ज्ञात करने पर सामान्य अणुभार से कम आता है। फिर सुनिए एक बात कि वे पदार्थ जो विलयन में वियोजित होते हैं, जो विलयन में वियोजित होते हैं, उनका अणुभार इन विधियों से ज्ञात करने पर सामान्य अणुभार से कम आता है, और उस पदार्थ का अणुभार जो विलयन में संयोजित होते हैं, एकत्रित होते हैं, संगुणित होते हैं, उनका अणुभार सामान्य अणुभार से अधिक आता है। उपरोक्त से निष्कर्ष निकलता है कि अपसामान्य अणुभार बटे सामान्य अणुभार बराबर सामान्य कणों की संख्या बटे वियोजन अथवा संयोजन के बाद के कणों की संख्या। तो अब आप अपसामान्य अणुभार समझ गए। अपसामान्य अणुभार की परिभाषा ये कहती है कि जब एक अणुसंख्य गुणधर्म के आधार पर किसी पदार्थ का प्रायोगिक अणुभार उसके सामान्य अणुभार से अगर अलग पाया जाता है, भिन्न पाया जाता है, तो इस प्रकार के प्रायोगिक अणुभार को अपसामान्य अणुभार कहते हैं। और ये तभी है, वैद्युत अनपगट्य के लिए जब आप निकालेंगे तो उनका अणुभार सामान्य अणुभार के यानी उनके अणुसूत्र के बराबर आएगा। लेकिन वे पदार्थ जो विलायक में डालने पर, यानी वे विलेय पदार्थ जो विलायक में डालने पर या तो संयोजित हो जाएं या वियोजित हो जाएं, तो उनके निश्चित रूप से अणुभार कम या ज्यादा होते हैं। अब ज्यादा किनका होता है, कम किनका होता है, तो ये तय हो गया कि जो वियोजित होते हैं, वे विलेय पदार्थ जो विलयन में डालने पर वियोजित होते हैं, उनका अणुभार सामान्य अणुभार से कम होता है, और वे पदार्थ जो विलयन में संयोजित होते हैं, उनका अणुभार सामान्य अणुभार से अधिक होता है। इसके बाद एक बिंदु आता है कि बांड-ठाप गुणांक या बांड-ठाप कारक से आप क्या समझते हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। बांड-ठाप ने विलेय पदार्थों के आणविक संयोजन तथा या संयोजन अथवा वियोजन की सीमा को, वियोजन की लिमिट को व्यक्त करने के लिए एक कारक का निर्धारण किया, जिसे हम बांड-ठाप कारक कहते हैं। इस बांड-ठाप कारक को हम I से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात हमारा I बराबर होता है वैद्युत अपघट्य के अणुसंख्य गुणधर्म का अपसामान्य मान या अपसामान्य अणुभार बटे वैद्युत अपघट्य के अणुसंख्य गुणधर्म का सामान्य मान। अंग्रेजी में इनको जो अपसामान्य मान है वो हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू कहलाती है, शॉर्ट में उसको OBS कहते हैं, और जो हमारा अणुसंख्य गुणधर्म का सामान्य मान है वो हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू कहलाती है। तो अथवा हम यूं भी कह सकते हैं कि हमारा I बराबर डेल OBS, OBS से मतलब हो गया ऑब्जर्व्ड वैल्यू, बटे डेल CAL, CAL से तात्पर्य हो गया हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू। अब इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि आखिर डेल OBS क्या हो गया, ये प्रायोगिक मान हो गया, डेल CAL क्या हो गया, ये हमारा सामान्य मान हो गया। अब इसी को हम जब अन्य गुणधर्मों के बारे में जब लिखते हैं तो वाष्प दाब में अवनमन के लिए I बराबर हो जाता है डेल्टा P OBS बटे डेल्टा P CAL, वही ऑब्जर्व और ओब्लिक कैलकुलेटेड। क्वथनांक में उन्नयन के लिए हो जाता है I बराबर डेल TB, TB मीन्स टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग, ये OBS बटे डेल TB CAL। हिमांक में अवनमन के लिए वही वैल्यू TF में कन्वर्ट हो जाती है, डेल TF OBS बटे डेल TF CL। और अगर परासरण दाब के लिए वैल्यू निकालनी है तो I बराबर हो जाता है P ऑफ OBS बटे P ऑफ CAL। इसके बाद अब बिंदु आता है कि आखिर विलयन में विलेय के संयोजन अथवा वियोजन की मात्रा का निर्धारण कैसे किया जाए। तो संयोजन और वियोजन की मात्रा का निर्धारण भी बांड-ठाप ने बताया।
तो पहला है कि आखिरकार बिलियन में विलेय के संयोजन की मात्रा, संगुणन की मात्रा की गणना कैसे की जाए। तो बांड-ठाप कारक के आधार पर बिलियन में संयोजन की मात्रा निर्धारित की जा सकती है। निर्धारित कैसे की जा सकती है कि विलेय के कुल मूलों की संख्या, विलेय के कुल मूलों की संख्या का वह प्रभाज जो बिलियन में संयोजित होता है, एकत्रित होता है, विलेय की संयोजन की मात्रा कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि संयोजन की मात्रा बराबर विलेय में संयोजित होने वाले मूलों की संख्या और बटे लिए गए कुल मूलों की संख्या। इसी के आधार पर यह तो हो गया संयोजन की मात्रा का निर्धारण। अब आता है कि विलयन में वियोजन की मात्रा का निर्धारण कैसे किया जाए। तो विलयन में वियोजन की मात्रा विलेय के कुल मूलों की संख्या का वह प्रभाज, फिर सुनिए, विलेय के कुल मूलों की संख्या का वह प्रभाज जो विलयन में वियोजित होता है, वियोजन की मात्रा कहलाता है। अब हमारे यहां अधिकांशतः संयोजन की मात्रा अथवा वियोजन की मात्रा को हम लोग अल्फा से प्रदर्शित कर देते हैं। तो अब हमारी वियोजन की मात्रा हो गई विलेय में वियोजित होने वाले मूलों की संख्या बटे लिए गए कुल मूलों की संख्या। ये वियोजन की मात्रा और संयोजन की मात्रा की गणना हो गई। अब आज ये जो बिलियन यूनिट है, जो बिलियन चैप्टर है, वो यहां पर समाप्त हो। यदि आपकी कोई समस्या है तो आप उसको अब पूछ सकते हैं। कल हम और आप जब मिलेंगे तो एक नई पीडीएफ फाइल, एक नए पाठ के साथ हमारी आपकी मुलाकात। धन्यवाद।